আমি বলেছিলাম সূর্যাস্তের পরে আপনারা জিতবেন। 3 রাউন্ড 4 রাউন্ড কাউন্ট হলেও এটা 14 রাউন্ড থেকে 18 রাউন্ड काउंट হয়, তখন আপনারা জিতবেন। ওয়েট एंड सी, वॉच। नमस्कार, इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। द वायर पर आप लगातार सुबह से कवरेज देख रहे हैं तमाम जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं विधानसभा के। लेकिन सबसे बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से आ रही है। जी हां, ममता बनर्जी उभर कर सामने आई हैं कई घंटों के इंतजार के बाद, और सीधे तौर पर उन्होंने शुरुआत की है एक आरोप से। वो ये कह रही हैं कि 100 सीटों में मेरी पार्टी लीड कर रही थी, लेकिन अभी 70 से 100 सीटें और हैं जहां उन्हें उम्मीद है कि उनकी पार्टी लीड कर रही है। लेकिन डेटा इलेक्शन कमीशन इतना धीमे क्यों दे रहा है? क्यों टीवी चैनलों को इस बात की इजाजत दी जा रही है कि वो भाजपा की जीत का पहले से ही डिक्लेयर कर दें, अनाउंस कर दें? ममता बनर्जी साफ तौर पर बांग्ला में बात करते हुए ये कह रही हैं कि करीब 70 से 100 सीटें ऐसी हैं जहां हम लीड कर रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन वो डेटा रिलीज नहीं कर रहा है और एक झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा है, अपने जो काउंटिंग एजेंट्स हैं उनको साफ तौर पर संदेश दिया है ममता बनर्जी ने। वो ये कह रही हैं कि काउंटिंग सेंटर्स आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि पूरी की पूरी जो रणनीति है, जो इलेक्शन कमीशन और भाजपा की मिलाकर, जैसा उनका आरोप है वो ये है कि जो इनके एजेंट्स हैं वो डिमोरलाइज हो जाएं, उनका मनोबल टूट जाए, वो काउंटिंग सेंटर से चले जाएं और ऐसे में भाजपा का जीत का डिक्लेरेशन हो जाए। ये अपने आप में बहुत शॉकिंग बात है। ममता बनर्जी खुद आई है, ऐसा नहीं है कोई छोटा मोटा पार्टी का नेता ये कह रहा है। वो ये कह रही है कि मैं ये सब कुछ कह रही हूँ और फिलहाल जो हो रहा है वो बीजेपी के प्लान के तहत सब कुछ हो रहा है, यानी टीवी चैनल और दूसरी तरफ आप ही देखिए सोशल मीडिया और तीसरी तरफ इलेक्शन कमीशन। और इसके अलावा वो ये भी कह रही हैं कि बीजेपी को ये दिखाया जा रहा है कि बीजेपी लगातार लीड कर रही है। वो ये कह रही हैं कि मैं पहले भी कह चुकी हूं कि वो दिखाएंगे पहले भी दूसरे तीसरे राउंड में, यानी 2-3 राउंड तक, कि देखिए बीजेपी लीड कर रही है, ताकि एक नैरेटिव सेट हो जाए और सब कुछ ये बात इसी तरीके से हो जाए। अब ये है कि इस पर तो हम जरूर बातचीत करेंगे, और इसके अलावा जो खबरें आ रही हैं उन पर भी मैं आपका ध्यान इस वक्त दिलाना चाहती हूं कि अगर आप देखिए अलग अलग राज्यों में तो वोटों की जो काउंटिंग है, अगर 12 बजे तक के लिए भी देख लें हम, तो केरल में 47%, असम में 30%, पश्चिम बंगाल में सिर्फ 13%, तमिलनाडु में 24%। तो ऐसा क्या हो रहा है तमिलनाडु में जो कि इतनी धीमे ये काउंटिंग हो रही है? और क्या ममता बनर्जी के दावों में कितना दम है? जाहिर है जीत और हार का फैसला तो जनता करेगी। इलेक्शन कमीशन उनको गिनेगा, उन वोटों को जो वोट दे दिए हैं जनता ने। हम तो यहाँ पर सिर्फ विश्लेषण कर सकते हैं, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि जब विपक्ष का बड़ा नेता, खासकर जो 15 साल सत्ता में रहा है और केंद्रीय एजेंसियों के पूरे तरीके से साए में न कहूं बल्कि प्रहार सह रहा है, उस नेता की बात को यहां तक लाया जाए। मेरे साथ 2 खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। मेरे साथ साबिर अहमद साहब हैं, जो कि साबर इंस्टीट्यूट, इस पूरे चुनाव में आप देखें तो एक इंस्टीट्यूट जिसके बिना ये असंभव था कि एसआईआर की जो पूरी ट्रेजेडी हमारे सामने अनफोल्ड हो रही थी उसको पत्रकार कवर कर पाते, उभर के ये इंस्टीट्यूट आया है। उसके फाउंडर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, और साथ साथ शाहनवाज अख्तर ई न्यूज रूम के एडिटर हैं, दोनों हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सबसे पहले शाहनवाज साहब, मैं आपके साथ ही शुरुआत करती हूँ। पत्रकारों की बात पत्रकार ही शुरुआत करें तो अच्छा है, फिर ज्यादा डीपर एनालिसिस के लिए हम पहुंचेंगे साबिर साहब की तरफ। शाहनवाज साहब, ये जो ममता बनर्जी अभी आरोप लगा रही हैं, आप क्या इसको एक हारे हुए नेता के बयान के तौर पर देख रहे हैं, या आपको लगता है कि दम है ममता की बात में? नहीं, चूंकि ईसीआई शुरू से इस इलेक्शन में एक पार्टी रही है, इसलिए ममता बनर्जी का जो ये है। और अगर आप वाकई में देखेंगे तो कई सारे इलेक्शन कमीशन के अपने जितना जो उन्होंने अपडेट किया है उसके अपने रिकॉर्ड में कई सारे कंस्टिट्यूएंसीज के फर्स्ट राउंड की काउंटिंग नहीं हुई। जहां पे वो कई सारे कंस्टिट्यूएंसीज के 8 राउंड की काउंटिंग्स को दिखा रहा है, वहीं पे फर्स्ट राउंड की भी काउंटिंग नहीं आई। तो ईसीआई खुद अपने रिकॉर्ड में ये इसको जस्टिफाई कर रहा है जो ममता बनर्जी ने कहा है। शायद दूसरे नेता होते तो कुछ देर बाद अभी आते, लेकिन जिस तरह का इलेक्शन बंगाल में हमने देखा है, एक वोट के लिए ममता बनर्जी लड़ी हैं, इसलिए वो अभी भी इस वक्त पे आ गई हैं सामने। और इससे पहले महुआ मोहित्रा का भी एक वीडियो आया जिसमें उन्होंने सीधे तौर पे बताया, मैं एग्जैक्ट नंबर नहीं बता सकता कि कितने सीटों की काउंटिंग अभी तक नहीं शुरू हो पाई है, नहीं दिखाया गया है। इनफैक्ट शुरू तो हो ही गई होगी, नहीं दिखाया गया इलेक्शन कमीशन के तरफ से। तो उसको महुआ मोहित्रा ने अपने वीडियो में भी कहा है कि इलेक्शन कमीशन आपने क्यों अभी तक पहले राउंड का भी कई सारे जगहों का नहीं रिजल्ट नहीं शो किया है। तो मेरे हिसाब से ये एक सीजन पॉलिटिशियन की पहचान है कि वक्त रहते अपने कैडर्स को, इलेक्शन कमीशन को, जिनका काम सिर्फ अभी तक तो यही था कि पैरेलल ग्राउंड प्रोवाइड करना था, लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करना था, लेकिन चूंकि
चीजें बहुत इतर हैं, इसलिए हर अपोजिशन का लीडर जो है उसको बहुत कॉशसली और पहले ही अलर्ट होके ये इस तरह के एक्शंस ले रहे हैं, बात कर रही है। जी हाँ, इस वक्त मैं देख रही हूँ फिलहाल साबिर साहब की इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट, उसमें टीएमसी को 100 तक भी छूते हुए नहीं दिखाया जा रहा है। बीजेपी जो है वो 180 के पार पहुंच गई है। एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर जो कि नंबर्स को, आंकड़ों को समझता है, मुझे बताइए कि क्या आप, शाहनवाज साहब जो कह रहे हैं और मैंने जो खबर बताई है ममता बनर्जी के बारे में, क्या अभी भी हम ये सावधानी से इस बात को ना कहें कि बीजेपी बंगाल जीत गई है, या आपको लगता है कि सिर्फ ये थोड़ा बहुत आंकड़ों का इधर उधर हो जाएगा, फैसला तो हो चुका है? Actually, the same election commission is behaving differently in the different states. If you see in the other state, अगर हिंदी में बताएंगे साबिर साहब तो अच्छा रहेगा। हिंदी में बताएं। सॉरी, अगर आप देखिएगा जो ये सेम इलेक्शन कमीशन अलग अलग उसका बिहेवियर देखने मिल रहा, यहाँ सिर्फ अभी तक 15% काउंट हुआ, और ये दूसरा स्टेट में देखिए 47-50, 12 बजे तक ये नतीजा आ जाता। बट फॉर बंगाल इट्स नॉट सेफ स्टिल नाउ टू से द ट्रेन विल बी होल्ड ऑन और नॉट। ये हम ये क्यों बोल रहा है, इसीलिए अब तक if you go to the election commission website, they are not telling anything. I think ममता बनर्जी भी ये बताया, महुआ मित्र और सारे इंडिपेंडेंट स्कॉलर भी बता रहा, जो अभी तक कुछ सीटें का कोई इंफॉर्मेशन दे आर नॉट अपडेटिंग है। और इतना स्लो चलने का वजह क्या है? ये तो एक लेट से शुरू किया, 8 बजे शुरू होने के बाद था, ये 8:30 बजे शुरू किया। पहले बताया गया तो डायरेक्ट ईवीएम खोला जाएगा, बट जब शुरू हुआ ये बैलेट से शुरू हुआ। ये सारे कॉन्फ्लिक्टिंग न्यूज सिर्फ बंगाल का बारे में आ रहा, तो यहाँ इसी का रोल जब ने हमरा पहले मतलब जब से ये इलेक्टोरल रिविजन चल रहा, वी कैन सी हाउ दे आर बिहेविंग पार्शियली, ये भी समझने चाहिए। बट स्टिल वी हैव टू वेट बिकॉज ओनली इन फ्यू केसेस, कुछ मतलब अभी 2, 3, 5 राउंड तक हुआ, अभी भी बहुत बाकी है, क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 27-20 अराउंड एवरेज होता है, जो छोटा है वो भी 10-15 होता, उसका भी अभी तक कोई रिजल्ट एकदम नहीं आ रहा, और इतना स्लो चल रहा, या इसका भी कोई जवाब नहीं मिल रहा, क्यों इतना स्लो रिजल्ट आ रहा वेबसाइट में। साबिर साहब, मुझे ये बताइए कि अगर आम दर्शक अभी देख रहा है, जो सिर्फ एक वोटर है, वो इलेक्शन के बारे में सिर्फ इतना जानता है कि मुझे जाकर ईवीएम पर ये बटन दबाना होगा तो ये पॉलिटिकल पार्टी को या इस कैंडिडेट को मैं वोट दे रहा हूँ, क्या मतलब है स्लो काउंट का? इसका मतलब क्या हुआ? अगर जो ममता बनर्जी कह रही है या आप कह रहे हैं, इसका क्या मतलब होता है? एक नैरेटिव बनाने चाह रहा है, जो पिछले 2-3 दिन में फर्स्ट फेज के बाद जो बीजेपी इज विनिंग, और एक दबाव डालने का जो मोरली ये तृणमूल का थोड़ा मोरली डिमोरलाइज हो जाएगा, एंड दे विल लिफ्ट द काउंटिंग मशीन, सो देन दे कैन डू व्हाटएवर दे वांट टू डू। ये एक मतलब एक गेस हो सकता है जो मोरली डैमेज करना, बट वी हैव टू वेट एंड वेट फॉर द फाइनल काउंट्स, बिकॉज इतना स्लो। आप देखिए दूसरा इवन सम स्टेट 47-50% काउंट भी हो गया, बट सेम इलेक्शन कमीशन क्यों इतना स्लो चल रहा है, इसका जवाब इलेक्शन कमीशन से अभी तक नहीं मिल रहा। जी हाँ, तो आप कोई आम आदमी नहीं है जिनको ये पता नहीं है कि चुनाव कैसा होता है। एक व्यक्ति जो कि पूरे तरीके से समझता है इस पूरी मशीनरी को, तकनीक को भी समझता है और उससे जुड़े हुए नैरेटिव को भी समझता है। शाहनवाज साहब, मुझे ये बताइए फिलहाल कि भारत के इतिहास में अब तक का सबसे कॉम्प्रोमाइज चुनाव, सबसे अनफेयर चुनाव, जिसमें कोई लेवल प्लेइंग फील्ड, अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी में कहें तो कोई भी दोनों को बराबरी की जगह नहीं मिली, बराबरी का मैदान नहीं मिला जिससे दोनों खेल पाते। इस वक्त जब ये आंकड़ों की हम बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इतना फर्क, इतना गैप हो गया है कि जैसे वो कह रहे हैं साबिर साहब की ये जो है पूरी तरीके से एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, जो इलेक्शन कमीशन की मदद से बीजेपी जीतने की कोशिश कर रही है। अभी आप देखिए फिलहाल टीवी चैनलों पर जाएंगे तो डिक्लेरेशन हो चुका है कि सब कुछ हो गया। चीफ मिनिस्टर के लिए स्वपन दास गुप्ता का नाम भी आ गया है कि अगले मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल के वो होने जा रहे हैं। अभी क्या चाहते हैं आप हमारे दर्शकों से कि वो अपनी सांसें थामें, अभी इंतजार करें, या समझ लें कि दीदी बंगाल हार गई हैं? नहीं, मैं पूरी तरीके से, मैंने 25 सालों तक जर्नलिज्म किया है और उसमें मैंने कम से कम 7-8 इलेक्शंस कवर किए हैं, या उससे भी ज्यादा शायद, छोटे बड़े अगर आप ये कर लें तो, और नक्सल इलाकों में भी कवर किया है। लेकिन इस तरह का इलेक्शन कमीशन तो मैंने पहले भी नहीं देखा। वहां पे तो इतने ज्यादा प्रॉम्प्ट ऑफिसर्स होते थे और उनको कई सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस करना जरूरी होता था, हर सवाल का जवाब देना जरूरी होता था, और हमेशा एक लेवल प्लेइंग फील्ड देने की, हमेशा, मतलब कि आप जो ऑफिसर्स को आप इलेक्शन से पहले देखते थे वो इलेक्शन के दौरान बहुत हद तक न्यूट्रल या 100% न्यूट्रल रहा करते थे।
ये वो मैंने वो ऑफिशियल्स का रवैया और ये देखा है, उनके काम करने के तरीके देखे हैं। लेकिन बंगाल का ये चुनाव, इवन 2021 में भी ये सिचुएशन नहीं थी, ये चुनाव कंप्लीटली डिफरेंट है और यहाँ पे किसी तरह के लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। तमाम तरह के एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं। अब आज भी जो हमें देखने को मिल रहा है, हालांकि मैं ये मानता हूँ कि नॉर्मल सिचुएशन में ये जरूर स्लो हुआ करता है, लेकिन इतना ज्यादा स्लो भी नहीं होता है जितना आज है। और मैं ये भी मानता हूँ कि 24 घंटे के जो चैनल हैं, जो कोट अनकोट ब्रेकिंग न्यूज वाले चैनल्स हैं, वहां पे बहुत ज्यादा चीजें बहुत तेजी से दिखाई जाती हैं। और वो आप फिगर्स कुछ दिखा रहे हैं, दैट इज ओके, बट उस पे जो एक नैरेटिव और एक परसेप्शन डेवलप करने की कोशिश की जाती है वो कम्प्लीटली अलग होता है। और यहाँ पे भी वही हो रहा है कि रियलिटी ये है कि 2 या 3 राउंड की ये हुई थी, वो काउंटिंग हुई थी, और उस पे आपने बताना शुरू कर दिया कि क्रॉस कर रहे हैं, वो मेजोरिटी मार्क क्रॉस कर रहे हैं या टच कर रहे हैं, ये बताना आपने शुरू कर दिया। तो आप अपने दर्शकों के साथ भी इंसाफ नहीं कर रहे हैं। और जो पॉलिटिकल पार्टी अभी शायद वो हार जाए, जिनको आप चीफ मिनिस्टर चुनने की बात कर रहे हैं, तो मुझे ये पूरी तरीके से लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा जल्दबाजी है। और अगर ऑन एन एवरेज 13 से शुरू होकर 26 राउंड तक का पोल काउंटिंग है, हालांकि 13-12 ये बहुत कम है। नॉर्मल एवरेज जो है वो 16 का एवरेज है एक कंस्टिट्यूएंसी का। तो 16 से लेके 26 तक की जो काउंटिंग होनी है, उसमें बहुत ही कम ऐसे अभी भी ये हैं जिनका रिपोर्ट 8 तक का दिखाया गया है, मतलब आधा भी अभी तक काउंट नहीं हुआ है। और हमेशा मैं कहता हूं कि कितने टोटल वोट्स पोल हुए हैं, कितनी काउंटिंग हुई है और क्या मार्जिन चल रही है, इस पे ही इलेक्शन का रिजल्ट डिपेंड करता है। और जो मैं देख पा रहा हूं उसमें टीएमसी अभी कहीं पे भी फाइनल रिजल्ट में मेजोरिटी नहीं टच कर पाएगी, ऐसा मुझे नहीं लगता है। क्योंकि सेमी अर्बन एरिया और रूरल एरिया, इसका अभी एग्जैक्ट वोटिंग होना बाकी है। अभी सिर्फ अर्बन एरिया काउंटिंग होना बाकी है, और अभी सिर्फ अर्बन एरिया का ये आया है, पोस्टल बैलेट का आया है, जिसके बिना पे ये सारी तस्वीर मीडिया में दिखाई जा रही है। साबिर साहब, अगर मैं देखूं इस चुनाव को पिछले साल भर या 6 महीने से भी लगा लें, तो जिस साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का आप जिक्र कर रहे हैं, आपने तो नजदीक से देखा है। और मैं तो कहती हूँ कि जो आंकड़ों की समझ रखते हैं जो लोग, वो तो एग्नोस्टिक होकर देखते हैं कि किसी पॉलिटिकल पार्टी से उनका लेना देना नहीं है। लेकिन आप ये तो देख रहे हैं कि इन आंकड़े भी आपके पास फेयर तरीके से नहीं पहुंच रहे हैं। बीच में SIR है, ED है, IT है, मीडिया है। अब तो एक नया शब्द भी जोड़ना पड़ेगा कि हमारी जो सेंट्रल फोर्सेज हैं, वो भी, उनको भी एक तरह से पोलिटिसाइज और पोलराइज करने की बहुत ही नापाक मंसूबा ये अंजाम दिया जा रहा है। ऐसे में मुझे बताइए कि ये जो राउंड्स हैं, जो ये क्लोज फाइट जिसको बार बार शाहनवाज साहब एम्फसाइज कर रहे हैं, मैं आपसे इसी को बारीक में जानना चाहती हूँ कि ये 13, 14, 15 राउंड में, यानी कि मान लेते हैं कि अगर 5,000 वोटों का फर्क है 2 कैंडिडेट में, तो कैसे होगा? और अगर 50,000 वोटों का फर्क है 2 कैंडिडेट्स में, तो कैसे होगा? हाँ, पहले तो जो साना साहब बताया उससे हम सहमत है। ये जो राउंड अभी चल रहा, अभी भी मतलब और कोई यूनिफॉर्म राउंड नहीं होता। अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी का अलग अलग राउंड होता, वो डिपेंड्स करता है उसका वोटर और ये जियोग्राफिकल बाउंड्रीज क्या है, ये सब लेके जब तक ये इंफॉर्मेशन मिला, ये 5th राउंड तक हम लोग के पास इंफॉर्मेशन है, 5th राउंड तक गया और सारे उसमें से पोस्टल बैलेट भी है। और अभी भी कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी का कोई इंफॉर्मेशन अभी तक वेबसाइट में नहीं दिखा रहा। और जो बढ़ चढ़कर जो नेशनल मीडिया खास करते दिखा रहा, वो अपना मतलब दे बिकम मोर एंथुसियास्टिक, कोई बेसिस नहीं होता ये इस तरफ का ये। और इलेक्शन कमीशन जो पहले से ही मतलब ये इंफॉर्मेशन प्रॉपर देने का उन लोग का जिम्मेदारी है, वो नहीं निभा रहा। मतलब पहले से जो SRI हुआ और जो अभी भी चल रहा, तो इसीलिए एक मतलब डार्कनेस हम लोग देख रहा। जो काउंटिंग का जो प्रोसेस है, एक तो स्लो चल रहा, क्योंकि आप अगर कोई काउंटिंग सेंटर में जाइए, वहां पूछिए कितना तक किया, जहां इसमें लीड दिखा रहा उसमें इक्वल चल रहा, इस तरह का इंफॉर्मेशन हम लोग के पास आ रहा। तो ये राउंड एवरेज जो बताया 16-20 जो राउंड होता, 10 सबसे कम है और 27 सबसे ज्यादा राउंड एक कॉन्स्टिट्यूंसी में होता है। तो एवरेज 15-16 में सिर्फ आधा से नीचे है अभी तक। तो अभी भी टाइम है इसको मतलब इतना जो ट्रेंड दिखा रहा, अगर बीजेपी जीतेगा, अगर वी एज्यूम एट दिस रैंक, अगर जो ट्रेंड चल रहा, फिर भी ये सवाल उठना है जो आदमी वोट नहीं दे पाए, क्योंकि ये 27-30 लोग आदमी का जिक्र करना चाहिए। दे सो दोज हु हैव वोटेड, वी आर टॉकिंग ओनली बेसिस ऑन दैट। सो जो
जो इसके निकल फोर्सफुली जिसको निकल गया गया उसका बारे में ये इलेक्शन में बहुत, इलेक्शन का बाद, इलेक्शन के अभी भी इसका जिक्र करना चाहिए। ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। दे हैव कैलकुलेटेड वेयर टू रिमूव पीपल फ्रॉम द वोटर लिस्ट डिस्पाइट दे आर द लीगल वोटर ऑफ दिस कंट्री। आई थिंक यही एक कैलकुलेशन ये इलेक्शन कमीशन और जो बीजेपी साथ में किया, कितना % वोटर निकालने से ये हो सकता, ये दे हैव दे डिड मैथमेटिक वेल, सो उसका थोड़ा ट्रेंड हम लोग 27 लाख लोग जो वोट नहीं दे पाए और जो 91 लाख लोग जिनको डिसइनफ्रेंचाइज पूरे तरीके से कर दिया गया। आप क्या बातें कर रहे हैं किस गुजरे जमाने की? हमारे सुप्रीम कोर्ट से पूछिए, वो कहते हैं अब नहीं तो अगले चुनाव में वोट डाल लेना, ऐसी भी क्या जल्दी है? एक ही बार अगर आपके चुनाव में वोट डालने का हक आपसे मारा गया है, ऐसा थोड़ी है कि सब कुछ खत्म हो गया है। शाहनवाज साहब, मैं वापस आती हूँ आपकी तरफ और मुझे ये बताइए कि मेरे दर्शक को मैं भी बेचैनी से इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि अभी हम अपना माइंड मेकअप करें या ना करें। यही मैं साबिर साहब से भी जानने की कोशिश कर रही हूँ, आप कितना इंतजार चाहते हैं हम इतना इंतजार करें। और खासकर मैं ये भी समझना चाहती हूँ कि आपकी नजर में कितनी सीटें ऐसी होंगी जिसपे क्लोज कॉन्टेस्ट होगा। कुछ सीटें तो ऐसी होंगी जो बीजेपी जीतेगी ही जीतेगी, कुछ सीटें ऐसी होंगी जो टीएमसी को जीतना ही है, लेकिन कितनी सीटें आपकी नजर में ऐसी हैं जिस पर आप ये देख रहे हैं कि कॉन्टेस्ट होगा, जिससे ये तय हो रहा है कि जीत कौन रहा है और हार कौन रहा है? और क्या पहली बार भारत के इतिहास में पश्चिम बंगाल में बीजेपी का सीएम होगा? क्योंकि मैं ये मानता हूं कि अभी भी टीएमसी ये अपना वापस आ सकती है, रिटेन कर सकती है स्टेट, इसलिए मैं बीजेपी सीएम पे बात नहीं करूंगा। लेकिन ये जरूर है कि कुछ सीटें जहां पे, और ये एक और चैलेंज है इस वक्त ये बताना, क्योंकि हम लोग काउंटिंग सेंटर के पास में नहीं, और काउंटिंग सेंटर में भी आप कितने काउंटिंग सेंटर पे रहिएगा। इलेक्शन कमीशन जो अपने वेबसाइट में सही से फिगर ही नहीं बता रहा है, तो आप ये कैसे बता पाएंगे कि कितने सीटों पे क्लोज कॉन्टेस्ट होगा और कितने सीटों पे हमें वॉच करना है। वैसे मैं मालदा मुर्शिदाबाद के अलावा कैलकाटा के आसपास की कुछ सीटें थी, नंदीग्राम की सीट है, नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी लीड कर रहे हैं। भवानीपुर का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि 2 राउंड में ममता बनर्जी ट्रेल कर रही थी और अब जो है लगातार वो लीड कर रही है। तो ये है एक ममता बनर्जी के साथ में कई सारे उनके पार्टी के कैंडिडेट के साथ में भी ऐसा मामला हो सकता है कि जहां वो शुरू में ट्रेल कर रहे हैं, फिर बाद में वो लीड करते जाए और वो एंड रिजल्ट डिफरेंट हो। तो इस तरह के बहुत सारे सीट ऐसे होंगे। और वैसे तो मैं पर्टिकुलर कैलकाटा के आसपास के बहुत सारे सीट हैं, इंटाली का सीट है, यहाँ से भी अच्छा खासा, साबिर भाई बताएंगे कि यहाँ भी अच्छे खासे लोगों को डिलीट किया गया था। इसी में वो विंग कमांडर शमीम अख्तर भी आते हैं और भी कई लोग हैं बहुत, और आलिया यूनिवर्सिटी के बहुत सारे प्रोफेसर्स हैं जिनको डिलीट किया गया था। तो इस सीट का भी मैं रिजल्ट देखना चाहूँगा। हालांकि मुझे जो पोलिंग के अकॉर्डिंग पता है कि वहाँ पे टीएमसी ही आ सकती है, पर अभी मुझे नहीं एग्जैक्ट ये नहीं पता है कि क्या सिचुएशन है। तो इस हिसाब से कुछ वैसे सीट, खास सीट जो है, और ये वो अधीर रंजन चौधरी भी ट्रेल कर रहे थे, पर वो अभी ठीक है, वो मुझे लगता है वो अपनी सीट बचा लेंगे और वहां पे पहले बीजेपी जीती हुई थी, वो शायद अधीर रंजन चौधरी जीत जाएंगे, ये जो वहां की रिपोर्ट है। तो कांग्रेस भी कुछ सीटों पे आ रही है, सीपीएम भी कुछ कर रही है। जो शुरुआती रुझान में जो मामला है हमें वैसे ही दिख रहा है जैसी उम्मीद थी, लेकिन चूंकि पूरे फिगर या आधे अधूरे फिगर्स हैं या फिगर आए ही नहीं है, तो इसलिए किसी भी कंक्लूजन पे पहुंचने में परेशानी हो रही है। जहाँ कंक्लूजन पे पहुंचने में परेशानी हो रही है। और इस वक्त मैं अपनी स्क्रीन पर जो तस्वीरें देख रही हूँ, उम्मीद है कि दर्शकों को भी कुछ देर में दिखा पाऊंगी, वो ये है कि किस तरह से बीजेपी के जो वर्कर्स या सपोर्टर्स या कार्यकर्ता जिनको भी कहें, वो जाकर वहां कुर्सियां वगैरह तोड़ रहे हैं। और खबरें ये भी आ रही हैं कि ममता बनर्जी के जो उनका रेजिडेंस है उसके बाहर जाके जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। ये सब खबरें भी आ रही हैं। लेकिन बंगाल के लिए तो शाहनवाज साहब ये नॉर्मल होगा। अगर ये दूसरी तरफ होता तो फिर टीएमसी के वर्कर्स आके और वो भी शोर शराबा करते, कुर्सी तोड़ते और पर्दे फाड़ते। नहीं, मैं तो फिलहाल 7-8 सालों से कंटिन्यूसली हूँ। मैंने टीएमसी का भी दौर यहाँ देखा है। लेकिन आप या कोई भी मीडिया दिल्ली में है, वो ये देखें, ये समझें कि अपोजिशन के साथ में मीडिया नहीं होती है ना। मीडिया हमेशा जो है वो आज के वक्त में जो है वो बीजेपी के साथ में है, तो वो एक छोटे से इशू को बड़ा इशू बना के पेश करती है जब अपोजिशन कहीं पे इन्वॉल्वमेंट होती है तो। लेकिन बीजेपी के बड़े से बड़े इशू को वो दबा देती है।
आज आप उड़ीसा में भी देखें बीजेपी की हुकूमत में क्या हो रही है। तो ये जो पोस्ट पोल वायलेंस का भी जो मामला है, कितने बड़े पैमाने पे दिखाया जाता है और उस टाइम कितनी फेक खबरें चलती है। बांग्लादेश के वीडियो को यहाँ पे शेयर किया जाता है, फिर दिखाया जाता है कि यहाँ पे कुछ हो रहा है, और उस तरह के बहुत सारे होती हैं पोस्ट पोल वायलेंस। मैं ये नहीं कहता नहीं होती है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं होता है। जैसे कि अभी 2 दिनों पहले कल टेलीग्राफ ने भी वो रिपोर्ट दिखाया था। परसों गुजरात से एक लड़का, यंग लड़का आके यहाँ पे कह रहा है कैलकाटा में कि मैं सॉल्ट लेक के आसपास कहीं पे, कि मैं कैलकाटा को, बंगाल को बचाने आया हूँ। तो ये सारी चीजें जो हैं वो, और यहाँ के लोग हंसेंगे कि बंगाल की इतनी बुरी हालत हो गई कि गुजरात से कोई लड़का आके यहाँ बचाने आया है। तो ये जो माइंडसेट है वो प्रोपेगेंडा के वजह से है और रियलिटी नहीं है। लेकिन वो पोस्ट पोल वायलेंस का मामला हो या दूसरे तमाम तरह की चीजें हो, उसको बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है। जी हाँ, और इस वक्त में तस्वीरें भी आ गई हैं। जो खबर पहले आई थी वो अब तस्वीर बन के आ गई है यहाँ पर, कुछ ही देर में आपको दिखाएंगे भी हम। ये मैं देख रही हूँ CNN न्यूज 18 की कामालिका सेनगुप्ता है, उन्होंने ये वीडियो, इन्होंने ये ट्वीट किया है वीडियो, और इस वीडियो में साफ तौर पे हम देख रहे हैं कि भगवा गमछे पहने हुए और भगवा टर्बन पहने हुए लोग बाइक पे जा रहे हैं। बंगाल पुलिस वहां पर उनको रोक रही है और बताया जा रहा है, कामालिका कह रही है बीजेपी सपोर्टर्स जो हैं वो चांट कर रहे हैं जय श्री राम ममता बनर्जी के रेजिडेंस के बाहर। तो इस तरह की खबरें आनी शुरू हो गई हैं। इसके अलावा अब ये देखिए ANI का भी मैं ट्वीट इस वक्त देख रही हूँ, बीजेपी वर्कर्स रेज स्लोगन्स ऑफ जय श्री राम आउटसाइड रेजिडेंस ऑफ ममता बनर्जी। यानी ये खबर कंफर्म की जा सकती है अलग अलग सोर्सेज से कि हाँ ऐसा हो रहा है, ये कोई अफवाह नहीं है, इसका वीडियो आ चुका है। और इस वक्त हम देख रहे हैं साफ तौर पर बंगाल की सड़कों पर पहले से ही जश्न मनाया जा चुका है। ममता बनर्जी ने हालांकि लाइव आकर जनता को संबोधित किया, अपने वर्कर्स को संबोधित किया है, और सीधे तौर पे ममता बनर्जी का चेहरा तनावपूर्ण नजर आ रहा है, बहुत टेंस नजर आ रहा है। और टेंस होना अपने आप में ये वाजिब भी है, जायज भी है। इतना बड़ा चुनाव है जिसमें वो कितनी सारी फोर्सेस से वो लड़ रही हैं, और सीधे तौर पे वो ये कह रही हैं कि कम से कम 70 से 100 सीटें ऐसी हैं जहां उनको बढ़त हासिल है। अब मुझे बताइए साबिर साहब कि अब दिन का जो भी वक्त हुआ है, इस वक्त 1 से 2 के बीच बज रहे हैं, आप मुझे बताइए अब आगे क्या होने वाला है। अभी तो 26%, 27%, क्लोज टू 30% काउंट हो गया। ट्रेंड अभी तक बीजेपी का दिखा रहा। दो चीज जो अर्बन जो रीच एलिट Hindus have, they have voted largely, showing even in the Rasbihari, Sapan Dasgupta is ahead, and in some places in the urban area, Kolkata. So that is one thing. और जो हिंदू पोलराइजेशन का बात भी करना चाहिए, क्योंकि ये मतलब जो शुभेंदु अधिकारी पहले से बता रहा है, वी नीड हिंदू वोट्स एंड ही इज यूजिंग हिंदू ईवीएम्स, दिस टाइप का वर्ड दे हैव ऑलरेडी कॉइन। तो अभी तक ये जैसे खड़गपुर में ज्यादा सरप्राइज नहीं, दिलीप घोष ये सब उसका पुराना गढ़ है, और बट ये रासबिहारी वाला जो सपन दासगुप्ता अभी भी लीड कर रहा है इधर रासबिहारी से, ये थोड़ा सरप्राइजिंग है। ये पूरा बंगाली Hindu dominated area hai, they have largely voted for, maybe BJP. That is one of the outcome we can see, but still some, and it's not a sweeping victory for BJP. That's I can say. There will be some reversal. Now I can see Kunal Ghosh is leading, Shobhendra Chattopadhyay in Kolkata, but in Howrah like Rudranil Ghosh, that are all predictable things are happening. Arup Biswas also is leading now. So let's see, some reversal can happen as things goes. Only 25%, 75% remains. That needs to be noted now. And so 75% counting is still there. And the report I'm getting through the WhatsApp in the district is more slow, especially in the Uttar Dinajpur, Malda, Murshidabad. It's slow, like it's a very slow kind of results are coming, and that were the areas where Trinamool expected to do well. Let's see how it goes. जी हाँ, शाहनवाज साहब, आखिरी सवाल आपसे मैं इस वक्त पूछना चाहती हूँ कि तृणमूल को तो बिल्कुल भी आदत नहीं है विपक्ष में रहने की। अभी मैं मान के चल रही हूँ कि जो अभी स्टेटस को है अगर वही बना रहता है, सीटें कितनी ऊपर नीचे जाती हैं मुझे नहीं मालूम कि मैं इस वक्त इस स्थिति में हूँ कि मैं ये कह सकूं कि वाकई पूरी तरीके से चुनावी नतीजों की अदला बदली हो जाएगी। लेकिन ऑपोजिशन में आप किस तरह से देखेंगे अभी तृणमूल को? जी मैं तो सबसे पहले ये कहूँ कि हम लोग जो कैलकुलेट कर रहे थे सीटों के बारे में, वो रिजल्ट उसी तरह दिखा रहा है, ऐसा कोई फर्क। मैंने अभी अंटाली का चेक किया, वहां पर टीएमसी जीत रही है,
आप रास बिहारी के बारे में जो बताया, रास बिहारी में सिर्फ 5,000 वोट से वो आगे हैं, बहुत कम वहाँ काउंटिंग हुई है। मैं पानीहाटी का जो अभी आप बता रहे थे, कुछ खास सीटों पे नजर रहेगी। पानीहाटी जहाँ पे वो रत्ना देवनाथ खड़ी हैं, उनका भी जो डिफरेंस है वो सिर्फ 8,000 का डिफरेंस है, और वहाँ 13 राउंड अभी 10 राउंड अभी और बाकी हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि हमारा जो कैलकुलेशन है, जमीनी हकीकत वही है। अब इलेक्शन कमीशन इंटेंशनली स्लो करके, माहौल बना करके, और पहले से जो है एक माहौल बना दे कि बीजेपी जीत रही है और अभी रिजल्ट आना बाकी है ना। तो ये एक अलग मामला है। लेकिन जो, और जावेद खान 50,000 वोट से आगे हैं, बालीगंज में 35,000 वोट से। मैं बालीगंज क्योंकि मैं रहता हूँ, तो बालीगंज के वोटर के बारे में मुझे पहले से भी पता था कि किस तरह की पोलिंग हो रही है। तो ऐसा नहीं है कि ईवीएम कुछ और बता रहा है और ग्राउंड हकीकत कुछ और डिफरेंट थी, वोटिंग काउंटिंग कुछ और बता रही है। लेकिन अगर आप काउंटिंग पूरी होने ही नहीं देंगे और सिर्फ इस माहौल से, शुरुआती बैलेट पेपर, ये पोस्टल बैलेट थे और शुरुआती शहरी वोटर के हिसाब से आप ये डिसाइड कर लेंगे कि पूरे बंगाल में बीजेपी आ गई है, तो फिर और शायद इलेक्शन कमीशन अगर इसी अंदाज में चल रहा है कि पहले तो लेवल प्लेइंग ग्राउंड नहीं दिया गया और अब जो है जानबूझ करके एक माहौल बना करके, वैसे हम उस देश में रह रहे हैं जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट किसी को सिर्फ इस बात के लिए भी सजा दे देता है कि यहाँ के लोगों की डिमांड है, लोगों का सोच ये है, इसलिए आपको फांसी पे चढ़ाया जाए, बाकी एविडेंस नहीं हो। तो अब ये दौर भी बंगाल के ये हिसाब से हम देख सकते हैं कि वोटिंग कुछ और हो, बिना काउंटिंग पूरा हुए रिजल्ट डिक्लेयर हो जाए और उस माहौल के हिसाब से सारी चीजें हो जाएं, तो बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं होगा। आप दोनों का फिलहाल मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और उम्मीद है कि अगर नतीजे बदलते हैं तो आप दोनों के साथ मैं दर्शकों को बोलूंगी, आपके पास वक्त होगा तो हम लोग वापस आएंगे। लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहती हूँ, एक पत्रकार के तौर पर, एक भारतीय नागरिक के तौर पर जो ये चाहता है कि भारत का न सिर्फ कि आज बल्कि कल भी लोकतांत्रिक हो, और लोकतंत्र की बुनियाद में है फ्री एंड फेयर इलेक्शन, स्वस्थ और स्वच्छ चुनाव। अगर यही बुनियादी चीज सुनिश्चित नहीं होगी भारत में तो कभी कोई लोकतांत्रिक जड़ें मजबूत ही नहीं हो पाएंगी। मुझे लगता है कि मैंने भी अपने लाइफ टाइम का, अपने पत्रकारिता का जीवन का सबसे बदतरीन चुनाव इस वक्त में देख रही हूँ, जिसमें कुछ भी पता नहीं है। सारी लोकतांत्रिक संस्थाओं की जो पवित्रता है वो सब कुछ न सिर्फ के दाव पर लगी है बल्कि मैं कहती हूँ जमीन पर धड़ाम से होकर गिर चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। कहने को बहुत कुछ है लेकिन फिर अगले वक्त के लिए शुक्रिया। আমরা আমাদের লড়াই চালিয়ে যাব, লড়বো, গড়বো, জিতবো। 90 lakh voters have been left out of the electoral rolls after a special intensive revision. बंगाल में के कोने कोने में एक ही आवाज है, इस सरकार को बदल दो। ममता के घर में जाकर उसको हराना है।